तो असम के गुवाहाटी से ये आप शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें देख रहे थे। बेहद सशक्त तस्वीरें, एक मजबूत संदेश देती हुई तस्वीरें। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो, अजंता नियोग तमाम मंत्रियों ने इस मौके पर शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। बेहद सशक्त तस्वीर नजर आई निकलकर, जहां पर बीजेपी शासित और एनडीए शासित जो राज्य हैं उनके तमाम मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। 9 अप्रैल को हुए मतदान में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की इस सरकार को पूर्ण बहुमत प्रदान किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और उनका सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के विजन पर भरोसा जताते हुए असम की जनता ने एक बार फिर से विकास की ही राजनीति को चुना और इसी राजनीति का चुनाव किया जो कि विकास की राजनीति है। जनता का यह स्पष्ट जनादेश मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के सशक्त नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार की तमाम नीतियां रही हैं, उन नीतियों पर कहीं ना कहीं एक तरह से मोहर लगाता हुआ नजर आता है। ये क्षण जो है वो ना सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि एक तरह से पूरे पूर्वोत्तर के लिए प्रगति और निरंतरता का प्रतीक नजर आ रहा है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, जिनमें देखा जाए रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, अतुल बोरा, चरण बोरो, सभी के के बारे में कहा जाए तो अपने अपने तौर पर काफी प्रभावशाली नेता है। रामेश्वर तेली चाय बागान समुदाय के प्रभावशाली नेता है और वर्तमान में देखा जाए तो दुलियाजान से विधायक चुने गए हैं। अजंता नियोग की बात की जाए तो वो भी असम की पहली महिला वित्त मंत्री है। गोलाघाट से विधायक चुनी गई हैं। प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव है। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी विशेष पहचान है। और इसी तरह अतुल बोरा जो है असम गण परिषद के बड़े नेता हैं, वर्तमान में उसके अध्यक्ष भी हैं। गोलाघाट जिले के चुटिया समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और क्षेत्रीय राजनीति का भी एक बेहद अनुभवी नेता है। हेमंत बिस्वा शर्मा को तो सब जानते ही हैं, सशक्त राजनीति के लिए, बेबाक अपने बयानों के लिए, अंदाज के लिए जाने जाते हैं। राजनीति में मुखर राजनीति करते हैं। साथ ही साथ जो इस स्पीकर पद के लिए अनुभवी विधायक रंजीत कुमार दास को उम्मीदवार के तौर पर नामित किया, तो चरण बोरो ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तमाम ये जो है बड़े नेता रहे हैं और राजनीति में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सशक्त अनुभव रखते हैं, एक लंबा अनुभव रखते हैं। तो ये शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और मंच से लोगों ने देखा एनडीए की ताकत को। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बीमारी उम्र देखकर नहीं आती, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और हम लगातार बता रहे हैं कि किस प्रकार से असम के गुवाहाटी में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, एक तरह से एक सशक्त और मजबूत मैसेज देने की कोशिश की गई है कि पूरा जो एनडीए परिवार है वो एकजुट है, सशक्त है और साथ साथ खड़ा हुआ है। और ये मंच जो है इस बात की गवाही देता हुआ नजर आ रहा था, साफ बानगी प्रस्तुत कर रहा था। जिस प्रकार से एनडीए शासित, भाजपा शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद थे, तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे। आप नितिन गडकरी से लेकर सभी एनडीए शासित जो राज्य हैं उनके बड़े नेताओं को देख सकते हैं। नितिन नवीन भी यहां पर मौजूद रहे, खुद प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद रहे। हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तो बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहा, ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम। और इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम से एक मैसेज, एक सशक्त मैसेज जाता हुआ नजर आया। एक बार फिर से असम में एनडीए की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं एनडीए की हैट्रिक है ये असम में। और हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें तो दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, सीएम पद की शपथ ली है।
अभिजीत देव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए अभिजीत जी, जिस प्रकार का आज हमने मंच देखा, हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा कि एक सशक्त मैसेज गया पूरे देश में, जिस प्रकार से एनडीए ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, कुछ वैसा ही नजारा आज असम के मंच से देखने को मिला। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। 20 मुख्यमंत्री अगर असम में आज है, और आपने पहले ही बोला केंद्रीय जो सब यूनियन मिनिस्टर्स अमित शाह से लेके राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी गुवाहाटी में मैंने जमा हो रहा है आज। और ऐसी एक माहौल है क्योंकि बीजेपी की यहाँ पे तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इट्स एन हैट्रिक फॉर बीजेपी। और हेमंत जी 2 बार सेकंड टाइम सीएम हो रहे हैं, तो ये एक उत्साह का दिन है यहाँ पे। यस, और ये लग रहा है जो बीजेपी का जो रिजल्ट आया है एनडीए का, क्योंकि अपने आप में ही उन्होंने इतने सीट बीजेपी ने अपने आप में लाए हैं, जैसे अराउंड 82 सीट्स बीजेपी के अपनी है। सो ये खुशी का माहौल है पार्टी के लिए। ये दर्शाता है, इसलिए सभी 20 चीफ मिनिस्टर यहाँ पे हैं बीजेपी के। सो ये यही दर्शाता है। एक तरह से देखें अभिजीत देव जी कि जिस तरह से कुछ एक राज्यों को अगर हम छोड़ दें तो पूरा भारत जो है वो मोदीमय हो गया है, और उसका एक जिस प्रकार से ये जो मंच था वो उसकी वानगी भी प्रस्तुत कर रहा था, क्योंकि अधिकतर राज्यों के यहाँ पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या फिर बड़े नेता मौजूद थे। ये दर्शा रहा है कि भारत अब मोदीमय होता जा रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो अंत्योदय तक की सोच रही है, अंत्योदय तक, आम जन तक वो जो नीतियां हैं उनका फायदा पहुंचाने की जो सोच रही है, कहीं ना कहीं उसी का नतीजा मानते हैं। देखिए, मैं इस बात में अब मैं 2 पक्ष रखूंगा। एक तो है यस, बीजेपी में हो रहा है, क्योंकि अब अगर साउथ को छोड़ दे, दक्षिण के राज्य को छोड़ दे, तो पूरे देश में अभी भगवा का वो है। अब इंडिया मैप में आप देख सकते हैं वो है। एक बात है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक चीज है जो पहले भी होता था। मैं इस पर ज्यादा मैं वो नहीं बोलूंगा, क्योंकि पहले थोड़े 2014 से पहले काफी कांग्रेस के भी ऐसे ही थे। तो इट्स बीजेपी इज डूइंग देयर बिट। ये तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेनिफिट जो हो रहा है बीजेपी का जो इलेक्शन प्रचार है, आफ्टर दैट मैं ये मानता हूँ एक डेवलपमेंट पॉलिटिक्स का एक प्लैंक बीजेपी का है। मैं असम की बात कर सकता हूँ। अगर असम में मैं हूँ, यहाँ पे जो पिछले 5 साल से जो उन्होंने पुश दिया है हिमंत बिश्व शर्मा ने, वो काफी मैंने आप इट्स ए प्रेज वर्दी थिंग। उन्होंने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फोकस किया है, जो गुवाहाटी की रूपरेखा है वो पूरी बदल गई है। अभी वी हैव ए वेरी गुड एक आप बोल सकते हैं बांद्रा वर्ल्ड सीलिंग जो है उसके तर पे एक ब्रह्मपुत्र के ऊपर में एक ब्रिज हुआ है। काफी सारे रेलवे कनेक्टिविटी हुई है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप असम का एक ये बता सकते हैं, ये हिमंत बिश्व शर्मा का एक बड़ा अचीवमेंट है। उन्होंने जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री यहाँ पे लाया है। सो ये सब बात लोगों को भी दिख रहा है, और इसी वजह से शायद से लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें। और एक बात है, जो डीबीटी स्कीम है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, जो 40 लाख फैमिली को दिया जा रहा है यहाँ पे, अराउंड 3000 रुपीज एवरी मंथ एक अकाउंट में दिया जाता है, वो डायरेक्ट बेनिफिट है। वो भी किस तरह से बीजेपी काम आई है। सो सोशल वेलफेयर स्कीम कपल्ड विथ आपका डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, ये बीजेपी के लिए असम में सबसे फायदेमंद हुआ है। और विपक्ष का तो आप देख ही रहे, 18 सीटों में समेट के रह गए। विपक्ष इज नॉट एट ऑल इन अ पॉइंट टू चैलेंज देम। तो ये बात तो साफ दिख रहा है। और डेमोक्रेसी में एक बात है, जो जीता वही सिकंदर, तो ऐसे ही बात है। तो फिर बीजेपी का भी यही, असम के मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे बीजेपी में ही है, आप बोल सकते हैं। और मुझे और दूसरे ऑपोजिशन का कोई रोल अभी नहीं, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। लेकिन जनता जनार्दन है, जब वो किसी बातों पर विश्वास करती है, किसी वादे पर विश्वास करती है, तो फिर टकटकी लगाकर देखती भी है कि भाई वादा कैसे पूरा हो रहा है। कई बड़े वादे इस चुनाव में किए हैं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। अब ये चुनौतियां बड़ी हैं उन वादों को पूरा करना भी, उनसे पार पाना भी।
नहीं, ये बात सही है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, ही इज अ गो गेटर। उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, आई थिंक असम में अभी कोई नहीं है उनको चैलेंज करने वाला, क्योंकि उनके टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स का अलग ही कुछ है। 24/7 वो काम करते रहते हैं, घूमते रहते हैं जहाँ है उनका एक जब वो यहाँ पे कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, मैं एक बात बताऊं, कोविड का क्राइसिस यहाँ पे हुआ था, उन्होंने ही हैज गिवन एन एक्जेम्पलरी सर्विस दैट टाइम। वो हर जगह में थे और वो लोगों को दिखता है, वो हर जगह में थे, कहीं पे किसी को पेशेंट को लेके माने व्हाटएवर कोविड अरेंजमेंट में उनका जो राजनीतिक कद है वो बहुत ऊपर गया। उसके बाद ही वो मैंने ये मैं आपको बोल रहा हूँ, कोविड के टाइम में फिर वो 2021 में तब चीफ मिनिस्टर बने, बट वो कोविड के टाइम में जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स उनका था, वो बहुत हेल्प किया है पॉलिटिकली अपना कद उठाने के लिए। ये भी बात है। और आप एक बात तो उनसे मैं बहुत दिनों से उनको देख रहा हूँ, आई थिंक मैं असम में 2000 से मैं संवाद में मैंने रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो उनका जो काम करने का तरीका है वही कुछ अनोखा है, बिकॉज उनका काम करने का तरीका इस 24/7 और सब प्लान करके करते हैं, और कोई थकावट मैं उन पे कभी नहीं देखा दैट ही इज टायर्ड एनी टाइम। तो ये बात तो एकदम सही है। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे और ऐसे माने एग्रेसिव पॉलिटिशियन को चैलेंज देने के लिए अभी तो कुछ नहीं, मैंने मुझे कोई नहीं दिख रहा असम में ऑपोजिशन की आप अगर बात ले लें। इट्स गुड फॉर हिमंत बिश्व शर्मा, वो फिर आए हैं और असम की जनता भी ये चाहती है जो डेवलपमेंट हो विदाउट एनी रकस एंड ऑल दैट। सो अगर वो डेवलपमेंट की जो विल है उन्होंने जो चालू किया है वो अगर कंटिन्यू करते रहते हैं, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट असम विल बी वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टेट इन इंडिया। अगर हम प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करें कि कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिनको वो प्राथमिकता से अभी पूरा करना चाहेंगे? एक तो बात है, देखिए ये थोड़ा पॉलिटिकली बात है, जो उनके असम के जो मुद्दे हैं, पहले तो एक इंडस्ट्रियली असम वाज बैकवर्ड, नॉट असम, एंटायर नॉर्थ ईस्ट, पर ये बोलना होगा पिछले कुछ सालों में असम में काफी सारे इंडस्ट्रीज आए हैं, काफी सारे एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है जो पहले था। दूसरा है, पहले एक बात थी, असम वाज एफ्लिक्टेड विद इंसर्जेंसी, जो अभी लगभग खत्म के कगार में है अभी, और इसमें कुछ है नहीं, बिकॉज ये इंसर्जेंसी का एलिमेंट जो था उसके लिए कोई इंडस्ट्रीज यहाँ पे नहीं आते थे। काफी सारे इंडस्ट्रीज पहले थे, वो छोड़ के चले गए बिकॉज ड्यू टू द इंसर्जेंट प्रॉब्लम्स, तो वो शायद से वो भी उन्होंने टैकल किया है ठीक करके। और तीसरी बात है, उनका जो प्रायोरिटी अभी सबसे बड़ा प्रायोरिटी जो उन्होंने पहले चुनाव से पहले बोला था, ये जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का जो एक मामला है असम, अभी जितने घुसपैठ हैं उनको वो कैसे यहाँ से माने जो भी कंट्री से वो आए हैं या बांग्लादेश से आए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम बांग्लादेश, अगर घुसपैठियों का जो मुद्दा है ये एक बड़ा चुनौती है उनके सामने, और वो इनको ये इन्फिल्ट्रेशन को वो कैसे रोक सकते हैं, और जो इन्फिल्ट्रेटर्स आए हैं उनको कैसे रिपेट्रिएट कर सकते हैं या भेज सकते हैं, ये लगता है हिमंत बिश्व शर्मा के लिए काफी चैलेंज रहेगा। और मैं जितना उनको जानता हूँ, मैंने जितना उनको देखा है, उनके पॉलिटिक्स को मैंने जितना स्टडी किया है, मुझे एक बात तो लगता है, जो एक मिस्टर शर्मा, हिमंत बिश्व शर्मा का मॉडल ही ऐसा कुछ वो निकालेंगे, शायद से ये घुसपैठियों का समस्या भी सॉल्व हो सकता है। मैं एक बड़ी बात कर रहा हूँ क्योंकि उनका है, ही इज ए गो गेटर एंड ही इज ए सॉल्यूशन मेकर। अभी कुछ भी, बिकॉज ये मुद्दा हमारे देश में बहुत दिनों से फंसा हुआ है। ये एक तेरी खीर की जैसे, आप वेस्ट बंगाल की बात करें, आप असम की बात करें, तो मुझे लगता है अभी दो बीजेपी वेस्ट बंगाल के साथ असम का मैंने बॉर्डर लगा हुआ है, एक ही साथ है, तो अभी लगता है जो अगर दो स्टेट एक ही पार्टी से आए हैं, तो ये इसका एक संयोजित और एक कंक्रीट फॉर्मूला जो हम कम से कम असम तो 1971 से इसका ये सोल्यूशन का हम लोग देख रहे हैं
ये इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा कैसे खत्म होगा, लेकिन अब तक कोई भी सरकार ये कर नहीं पाई। लेकिन काफी वही सारे कहते हैं बात ना हुए। कि जो दूसरी सरकारें नहीं कर पाती है वो बीजेपी सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ऐसा है, दृढ़ इच्छा शक्ति है और उस दृढ़ इच्छा शक्ति से कहीं ना कहीं असंभव को संभव करके दिखाते हुए नजर आते हैं। नहीं, मैं वही बात बोल रहा हूँ। इस बात को लेके ये घुसपैठियों का मुद्दा हर चुनाव में आता है। मैं आई विल गिव यू अ डिटेल रिप्लाई। हर चुनाव से पहले ये घुसपैठियों का मुद्दा आता है और ये मैं असम की बोल सकता हूँ और इस बार शायद से बंगाल में भी ये बात काफी सारे हुए हैं। लेकिन जो इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए हैं उनको कैसे यहाँ से डिपोर्ट करना है, डिलीट डिपोर्ट, डिटेक्शन डिलीट एंड डिपोर्ट जो हम वो कर रहे हैं। डिपोर्टेशन इज द मेन चैलेंज। आप डिटेक्ट तो कर ही सकते हैं और जो असम में भी हो रहा है, मैं माना बहुत सारे जगह में हो रहा है, लेकिन आप डिटेक्ट तो कर सकते हैं, उनको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन उनको डिपोर्ट कैसे करेंगे, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ सामने भी ये चैलेंज है एंड देन असम गवर्नमेंट के पास भी यही चैलेंज है। बहुत दिनों से ये चल रहा है। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ, जो डिपोर्टेशन का जो जब बात आएगा और जब हम लोग बात करेंगे घुसपैठियों को, और ये कोई नई बात नहीं है। घुसपैठिया काफी सारे असम में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, लेकिन इनको अगर आप शिनाख्त कर लेंगे तो उनको डिपोर्ट कैसे करेंगे, वो दैट इज वन ऑफ द मेन चैलेंज। और मुझे लगता है जिस तरीके से हिमंता बिश्व शर्मा ने इस इशू को हैंडल किया है, बहुत। आपको एक मिनट रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि नीट यूजी परीक्षा रद्द। जी हाँ, सीबीआई करेगी पेपर लीक की जांच। और आपको बता दें कि इसी महीने ये परीक्षा हुई थी और नीट यूजी की ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। जी हाँ, नीट यूजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है पेपर लीक के चलते। परीक्षा 2026 जो है रद्द कर दी गई है। निशांत सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी गई है और अब जो है सीबीआई इस पेपर लीक की जांच करेगी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से जो 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, नीट यूजी की परीक्षा हुई थी, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे और उसके बाद पिछले 8 तारीख को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इस परीक्षा में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत हुई थी और ऐसी खबरें आई थी कि जो गेस्ट पेपर, जो राजस्थान में गेस्ट पेपर जो लीक थे, उसके कुछ वो प्रश्न पत्र से हूबहू मेल खाते दिखे थे। तो इसकी जानकारी एनटीए को मिली थी, जिसके बाद राजस्थान पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो इस मामले की जांच कर रही थी। तो ऐसे में जो परीक्षा, नीट परीक्षा की शुचिता पर कोई असर ना पड़े और जो 22 लाख परीक्षार्थी जो कि इस परीक्षा में शामिल हुए थे, उनके हितों पर कोई इसका असर न पड़े और किसी भी तरह की अगर गड़बड़ी हुई है तो उसका असर जो छात्र, जो जेन्युइन छात्र हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से इसकी तैयारी की है, उस पर ना पड़े। तो इसके असर को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो 3 मई को नीट की परीक्षा आयोजित हुई थी उसको नए सिरे से आयोजित करने का निर्णय लिया है और मतलब ये माना जाए कि जो 3 मई को परीक्षा हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है। अब ये नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसकी तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। और साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई इस समूचे मामले की जांच करेगी ताकि कहां से ये गड़बड़ी। निशांत, यहाँ पर एक चीज ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो परीक्षा रद्द हुई है, अब ये दोबारा जो इसके पर्चे होंगे, तो क्या ये सभी लोगों को, सारे छात्रों को ये जो है दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, सभी छात्रों को ये परीक्षा दोबारा देनी पड़ेगी। उन्हें इसके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि एनटीए ने कहा है कि दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हालांकि छात्रों को दोबारा से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, लेकिन उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और मामले जो भी गड़बड़ी हुई है उसके मामले की जांच, जैसा कि मैं बता रहा था, कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दिया गया है और एनटीए ने साफ कहा है कि नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड एंड नो एडिशनल एग्जामिनेशन फीस विल बी लेविड, यानी कि ना कोई रजिस्ट्रेशन अलग से करना होगा और न ही कोई परीक्षा शुल्क अलग से लिया जाएगा। और अगर फीस, एक और इसमें लाइन लिखी गई है कि इन एडिशन फीस already paid will be refunded to the students and the exam will be reconducted using NTA's internal resources। तो काफी एक महत्वपूर्ण ये
जानकारी आई, क्योंकि मामला तूल पकड़ता इससे पहले ही सरकार ने काफी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि जो नीट यूजी परीक्षा, जिसमें कि पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे कि राजस्थान में काफी गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई थी। कई लोगों को हिरासत में भी राजस्थान पुलिस की ओर से हिरासत में भी लिया गया था और उनसे पूछताछ की जा रही थी। तो इस पूछताछ का दायरा और बढ़ाते हुए सरकार ने अब ये निर्णय लिया है कि सीबीआई इस समूचे मामले की जांच करेगी, ताकि किस स्तर पर ये गड़बड़ी हुई है उसका खुलासा किया जा सके। क्या कुछ निशांत अभी तक कुछ पता चल पाया है कि आखिर ये जो पेपर लीक हुआ उसके पीछे कौन लोग थे? क्या इसके पीछे पूरा रैकेट था या यूं ही किसी से अनजानवश जो है पेपर लीक हुआ? जी देखिए, अभी तक तो जानकारी जो राजस्थान पुलिस की जांच में सामने आई है वो ये है कि कुछ कोचिंग सेंटर्स के जो संचालक हैं राजस्थान में, उनके पास गेस्ट पेपर परीक्षा से 3 दिनों पहले ही आ गए थे और उसमें जो गेस्ट पेपर में से लगभग 120 सवाल जो थे वो, जैसा कि राजस्थान पुलिस का कहना है, 120 सवाल वो नीट यूजी की परीक्षा के जो प्रश्न पत्र थे उससे हूबहू मेल खाते थे। तो ये किस लेवल पर ऐसा हुआ? ये क्या एक इत्तेफाक है, कोई इंसिडेंस है कि जो 400 से 410 के आसपास जो गेस्ट क्वेश्चंस थे उनमें से 120 सवाल एक्चुअल हूबहू आ गए? क्या ये इत्तेफाक था या कोई साजिश है इसके पीछे? किस लेवल पर ये मानवीय भूल की वजह से ये लीक हुई है? या क्योंकि एनटीए का कहना है कि पूरी तरह एक सुरक्षित माहौल में नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी और इसमें किसी गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं थी, ना के बराबर थी, क्योंकि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। सभी छात्रों की प्रॉपर बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग की गई थी छात्रों की, ताकि कोई भी जो डमी कैंडिडेट किसी दूसरे छात्र के बदले में परीक्षा ना दे पाए, क्योंकि पहले ऐसी घटनाएं सामने आती थी कि कुछ डमी कैंडिडेट भी परीक्षा में दूसरे कैंडिडेट के बदले शामिल हो जाते थे। तो इसको रोकने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था भी की गई थी एनटीए के द्वारा इस बार, और परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की जा रही थी और जीपीएस ट्रैकिंग की जा रही थी। जो प्रश्न पत्र ले जा रहे थे जो क्वेश्चन पेपर, उसकी जीपीएस ट्रैकिंग की गई, पूरी निगरानी की जा बिल्कुल। तो एक पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया और उससे ये जो है ये पता चला। आगे और भी जो खुलासे होंगे उसका इंतजार रहेगा कि क्या कुछ निकल के आता है सीबीआई जांच में। तो नीट यूजी परीक्षा रद्द हो गई है और 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा हुई थी, जिसको अब रद्द कर दिया गया है। परीक्षा को एनटीए ने निरस्त किया है। जांच के लिए सीबीआई को सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज सौंपे गए हैं। अपडेट्स के लिए केवल अब आप जो है एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप इस फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। निशांत, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब कोई पेपर लीक होता है तो उससे जो आम छात्र है उसको क्या नुकसान होता है? मालूम है कि 2024 में जो नीट परीक्षा हुई थी उस समय भी कथित तौर पर ऐसी शिकायतें आई थी कि प्रश्न पत्र लीक हुए थे। वो उस समय भी बिहार में पटना से काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस मामले में। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि काफी बड़े पैमाने पे ये गड़बड़ी नहीं हुई थी और जो गड़बड़ियां हुई थी वो कुछ सीमित केंद्रों तक ही वो सीमित थे। तो ऐसे में इसका दायरा बहुत व्यापक नहीं था, जिस वजह से पूरी नीट परीक्षा को रद्द करने की उस समय वजह नहीं थी, जिस वजह से उसको रद्द नहीं किया गया था। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरह से नीट परीक्षा जिससे छात्रों का दाखिला देश के मेडिकल कॉलेजों में होता है, ये काफी महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। एक तरह से कहें तो देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जिसमें कि 22 लाख से अधिक छात्र इस बार शामिल हुए थे। तो छात्र काफी इसके लिए कई सालों तक मेहनत करते हैं इस प्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए। ऐसे में अगर परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होते हैं तो निश्चित तौर पर जो छात्र इतने वर्षों की मेहनत करते हैं और उनको ये उम्मीद होती है कि अच्छी रैंक आएगी तो उनका अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला होगा, तो इस तरह की जब घटनाएं आती है तो जाहिर तौर पर वो हतोत्साहित होते हैं, उनका मनोबल गिरता है और उनको लगता है कि जो उन्होंने मेहनत की इतने सालों तक उस पर पानी फिर गया।
तो एनटीए ने पहले भी ये छात्रों को आश्वस्त किया था कि अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी की बात सामने आएगी तो उनके हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और अभी हालांकि जांच की प्रक्रिया जारी है, किस लेवल पर गड़बड़ी हुई है इसका अभी पता लगाया जाना बाकी है, लेकिन फिर भी छात्रों के हित में छात्रों के, ये मैं फिर से बताना चाहूंगा कि छात्रों के हित में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शिक्षा मंत्रालय के साथ एक मशविरा करके ये निर्णय लिया कि भले ही किसी भी स्तर पर गड़बड़ी हुई हो, चाहे वो 2-3 राज्यों तक ही सीमित हो, क्योंकि जैसे कि खबरें सामने आ रही है कि इसका दायरा जो है ये उत्तराखंड, राजस्थान और केरल तक फैला हो सकता है। तो हो सकता है कि जांच में ये भी पता चले कि और भी स्तर पर गड़बड़ी हुई, क्योंकि आजकल तो डिजिटल जमाना है, टेलीग्राम पर चैनल के थ्रू भी जो क्वेश्चन पेपर है काफी बड़े वर्ग तक सर्कुलेट हो जाते हैं, व्हाट्सएप के जरिए सर्कुलेट होते हैं। ये कितने छात्रों तक फैला ये तो खैर बाद में जो राजस्थान पुलिस जांच कर रही है, अब सेंट्रल सीबीआई को भी जांच का जिम्मा सौंपा गया है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन छात्रों के हितों के साथ कोई समझौता न हो, बिल्कुल छात्रों के हितों के साथ कोई समझौता ना हो, इसके लिए जो है तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। नीरज सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। नीरज, अब नीट यूजी की जो है परीक्षा वो रद्द कर दी गई है क्योंकि एक बार फिर ये पेपर लीक का इस तरह से मामला हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं, बार बार जो पेपर लीक के मामले होते हैं इनके पीछे क्या कोई बड़ा रैकेट काम करता है, या फिर किस तरह से पेपर लीक का मामला बार बार सामने आता है, क्योंकि इससे बड़ी हानि होती है छात्रों की? देखिए, बिल्कुल रैकेट तो है, क्योंकि कोई साधारण बात नहीं है। और आप देखें कि जिस तरीके से परीक्षा को रद्द किया गया है, 10 लाख के करीब जो छात्र हैं उनको दोबारा से ये परीक्षा देनी होगी, तो तमाम परेशानियां आती हैं। लेकिन आप देखें कि सरकार की तरफ से ये कदम भी उठाया गया है कि अगर पेपर लीक हुआ है, चाहे राजस्थान, उत्तराखंड या दूसरी जगहों पर, तो जो सही में मेहनती अभ्यर्थी हैं उनकी मेहनत बर्बाद ना हो, और जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने इस पेपर को एक तरीके से लीक किया है वो इसमें सफल ना हो जाए, उसको रोकने के लिए सरकार ने परीक्षा को रद्द किया है। अब जो जानकारी आ रही है कि सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करेगी, क्योंकि 3 मई को ये परीक्षा हुई थी और परीक्षा के बाद जब तमाम पेपर लीक की बातें सामने निकल कर आई, तो उसके बाद नेशनल एजेंसी के साथ जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने तमाम तथ्यों को चेक भी किया था, और उसमें चेक करने के बाद ये निकल कर आया कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, ताकि ये पता लग सके कि इतने बड़े पैमाने पर अगर ये पेपर लीक की घटना हो रही है तो इसके पीछे कौन रैकेट है, कौन जो लोग हैं जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और यही कारण है कि अब सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा जा रहा है, और सीबीआई इसकी विस्तृत पूरे देश भर में जांच करेगी, क्योंकि हमको भी पता है कि अगर किसी राज्य में पेपर लीक होता है तो जो वहाँ की जो पुलिस है वो जांच करती है, लेकिन उसका दायरा राज्य तक ही सीमित रहता है या सिमट के रह जाता है। चूंकि अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, तो देश भर में कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सक्रिय हैं पेपर लीक की घटनाओं में, तो उन पर भी शिकंजा कस पाएगा। अब जल्दी ही सीबीआई इसमें सबसे पहले, जैसे ही सीबीआई के पास ये मामला पहुंचेगा, सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, प्राथमिकी दर्ज करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी, छापेमारी की कार्रवाई करेगी, तमाम तथ्यों को वेरीफाई करेगी। नीरज, तो अब जब दोबारा पर्चे होंगे तो उसके लिए दोबारा जो है क्वेश्चन पेपर भी तैयार होगा, तो क्या माना जाए कि अब कब तक जो है नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा? देखिए, ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नई तारीखों का ऐलान कब किया जाएगा, लेकिन हाँ जरूर है कि दोबारा से क्वेश्चन पेपर भी दोबारा से सेट किया जाएगा, और कोशिश ये की जाएगी कि जो पेपर लीक पहले हुआ है वो इस बार ना हो पाए, और उसकी जो सुरक्षा है वो बेहतर तरीके से किया जाए। जहाँ से पेपर बनेगा या जिस प्रिंटिंग प्रेस में छपेगा और वहाँ से जहाँ पर सेंटर होंगे बच्चों के, वहाँ तक किस तरीके से पहुंचेगा, तो उसकी भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की। और बिल्कुल नीरज, जिस तरह से हम जानते हैं कि कई लेयर सिक्योरिटी में जो है पेपर जो है वो छात्रों तक पहुंचते हैं, उसके लिए काफी सिक्योरिटी होती है, और जिस तरह से इतनी सिक्योरिटी के बाद भी अगर पेपर लीक होता है तो इसके पीछे की जानकारी निकालना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और सीबीआई के हाथ में जब ये अब चार्ज गया है तो कहीं ना कहीं एक होप जगी है लोगों के मन में। देखिए, बिल्कुल होप है, क्योंकि आप देखें कि क्योंकि कई चरणों में होता है पेपर सेट होने से लेकर, और पेपर जो सेंटर तक पहुंचता है उसमें कई चरण होते हैं। पेपर का ट्रांसपोर्टेशन किस प्रेस में छप रहा है, कौन कौन लोग उस पेपर को लेके जा रहे हैं,
जहाँ जिस सेंटर में पहुंच रहा है उस सेंटर में उसकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। तो ये कई तरह की जो इंतजाम है वो होते हैं, और उसके बाद भी अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो अपने आप में चिंताजनक बात है। और यही कारण है कि सीबीआई जब इस पूरे मामले की जांच करेगी तो ये पता लग पाएगा कि आखिर कहां से जो पेपर है वो लीक हुआ है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि बिना मिली भगत के तो ये संभव नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर इस तरीके से पेपर लीक हो जाए। तो उन लोगों का नाम और उन लोगों के चेहरे भी सामने आ पाएंगे जब देश भर में इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं और कुछ लोग सक्रिय हैं, तो उनके नाम सीबीआई जरूर सामने लाएगी। और ये जो छात्रों का भविष्य बार बार एक तरीके से हर्डल पैदा होता है इस तरह के पेपर लीक करने के कारण, तो मुझे लगता है कि एक समुचित समाधान होगा अगर ऐसे लोग पकड़े जाएंगे जब सीबीआई पूरे मामले का इन्वेस्टिगेट करेगी और देश भर में इसकी छापेमारी और जो इनके पीछे जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करेगी। बिल्कुल, और सरकार की कोशिश है कि छात्रों का ज्यादा नुकसान ना हो, उसके लिए कई फॉर्मेलिटीज को जो है इसमें कम कर दिया गया है कि छात्रों को ये सब नहीं करना है। जो पहले से एनरोल्ड हैं वो उसी एनरोलमेंट पे आके जो है पर्चा दे सकेंगे, लेकिन फिर भी एक समय की जो बर्बादी होती है वो तो होती ही है, मानसिक रूप से भी एक तनाव में तो आ ही जाता है छात्र। मानसिक रूप से तनाव में आता है क्योंकि छात्र परीक्षा की तैयारी करता है और परीक्षा की तैयारी करने के बाद खास तौर से वो छात्र जो ईमानदारी से अपनी तैयारी करता है और जब पेपर अच्छा करके आता है तो उसको ये उम्मीद रहती है कि उसको अच्छे रिजल्ट का इंतजार रहता है, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन जब उसे ये पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है और कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक किया है, उन्होंने परीक्षा दी है, तो जो ईमानदार छात्र है निश्चित तौर पर उसे निराशा हाथ लगती है, क्योंकि वो उम्मीद करता है कि उसकी जो मेहनत है उसका फल मिले। लेकिन जब परीक्षा रद्द हो जाती है तो तमाम चुनौतियां, तमाम परेशानियां उसके सामने, न केवल उस छात्र के सामने बल्कि उनके अभिभावकों के सामने भी, उनके माता पिता के सामने भी इस तरह की परेशानियां सामने आती हैं। तो मुझे लगता है कि अब जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी तो बार बार इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं, पेपर लीक की जो घटना है, उन पर लगाम लग पाएगी और जो ईमानदारी से अपनी तैयारी करते हैं उनको मुझे लगता है कि एक बेहतर माहौल भी मिल पाएगा अगर बार बार परीक्षाएं लीक नहीं हो पाएंगी। नीरज, थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि किस प्रकार से क्या कुछ क्लूज मिले, किस तरह से ये पूरा पेपर लीक का मामला हुआ और कैसे अब तक सरकार ने इस पर क्या कुछ कदम उठाए हैं, उसके बारे में। देखिए, 3 तारीख को जब परीक्षा हुई थी तो उसके बाद सोशल मीडिया पे कई तरह की खबरें आई कि जो परीक्षा है उसके जो पेपर हैं वो लीक हुए हैं। राजस्थान का नाम निकलकर सामने आया, उत्तराखंड में भी कुछ एक जगह से सोशल मीडिया पर इस तरह की एक्टिविटीज देखी गई, केरल में भी ऐसी एक्टिविटीज देखी गई। और उसके बाद आप देखें कि नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है उसने इन तमाम जो सोशल मीडिया पर जो पेपर और इस तरह की खबरें आ रही थी उसका संज्ञान लिया, उसकी जांच की और जांच करने के बाद ये पाया गया कि वास्तव में इसमें जो कुछ घटनाएं हैं वो सत्य हैं, पेपर लीक हुआ है, उसमें गड़बड़ियां हुई हैं, अनियमितताएं हुई हैं। उसके बाद ही इस पूरी परीक्षा को जो रद्द है उसका करने का फैसला लिया गया और 10 लाख के करीब इस परीक्षा में जो छात्र हैं वो बैठे थे। उसके बाद ये तय किया गया कि इसकी जांच की जाए और ये पता लगाया जाए कि देश भर में इस तरह के खेल में कौन कौन लोग शामिल हैं। यही कारण है कि फिर दोबारा से इस पूरे मामले को देखते हुए सीबीआई से इस पूरे मामले की जो जांच है वो कराने का जो फैसला है वो लिया गया है। हालांकि अभी सीबीआई ने इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है क्योंकि कई सारे प्रोसेस होते हैं। सीबीआई तमाम तथ्यों को देखेगी, तमाम जो भी सबूत हैं उनकी जांच करेगी। उसके बाद सीबीआई इसमें प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करेगी। प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में अगर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है इस पेपर लीक में तो उनसे जानकारियां वो सीबीआई एकत्र करेगी। उसके बाद एफआईआर दर्ज करेगी और एफआईआर दर्ज करने के बाद तमाम जब सबूत सीबीआई के पास लगेंगे उसके बाद छापेमारी की कार्रवाई देश भर के अलग अलग हिस्सों में सीबीआई करेगी और जिन लोगों ने ये पेपर लीक किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगी। ये भी बताइए कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं जहां पर इस प्रकार के गैस पेपर्स बांटे गए जिनके लगभग अधिकतर क्वेश्चंस जो हैं वो सेम टू सेम ओरिजिनल पर्चे में थे, तो क्या उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा और वहां पर भी बातचीत होगी, जानकारी हासिल की जाएगी? देखिए, शिकंजा हर एक उस व्यक्ति पर कसा जाएगा जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेपर लीक की घटना में शामिल हो, चाहे कोचिंग सेंटर हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई जो सुरक्षा कर्मी हो या प्रिंटिंग प्रेस का कोई व्यक्ति हो।
तो उन तमाम लोगों को एक तरीके से उन पर सीबीआई शिकंजा कसेगी अपनी जांच के दौरान, क्योंकि सीबीआई का ये मानना है कि इस पेपर लीक में कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरा एक तरीके से गैंग है जो संगठित रूप से संचालित किया जा रहा है। अब क्योंकि एक जगह से पेपर लीक होता है और देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से पेपर पहुंचाया जा रहा है और कौन कौन से जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं, वो तमाम तथ्य होंगी। तो कोचिंग सेंटर से लेकर तमाम लोग इसके दायरे में रहेंगे, सीबीआई की जांच के दायरे में रहेंगे और निश्चित तौर पर सीबीआई ये पता लगाएगी कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। हो सकता है इसमें थोड़ा सा समय लगे क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की जो जांच है वो सीबीआई करेगी, लेकिन हाँ, एक बार जब इस पूरे मामले से पर्दा हट जाएगा तो अब ये पता लग पाएगा कि आखिर इस खेल को कितने सालों से चलाया जा रहा था, कौन कौन लोग शामिल हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो सके और जो मेहनती और ईमानदार छात्र हैं उनकी मेहनत बर्बाद ना हो सके। बिल्कुल, और निशांत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निशांत, अब जो है जो दोबारा परीक्षाएं होंगी, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कब तक उसकी तारीखों की घोषणा की जाएगी? कहीं बच्चों का, छात्रों का जो है साल ना बर्बाद हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो परीक्षा अब नए सिरे से आयोजित होनी है तो उसमें निश्चित तौर पर अभी तो थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि इसमें यह कहा गया है कि फिर से नए सिरे से रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा छात्रों को, लेकिन फिर भी अब नए सिरे से प्रश्न पत्र तैयार करने और जो परीक्षा केंद्र है उनका नए सिरे से चुनाव करने, उनको सूचित करने और वहां पे सारी व्यवस्थाएं करने में 1 महीने से अधिक का तो वक्त लग ही जाएगा। तो ये हम मान के चल सकते हैं कि जून के महीने में ये परीक्षा आयोजित की जा सकती है, ताकि जुलाई के महीने में इसका परिणाम घोषित किया जाए और अगस्त से जो दाखिले की प्रक्रिया वो शुरू की जा सकेगी और ऐसे में छात्रों का जो साल है वो बर्बाद नहीं होगा और अपने नियत समय पर जो अगला जो सेशन है वो शुरू हो पाएगा। और यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से जो परीक्षा रद्द करने की ये एक काफी बहुत बड़ी घोषणा है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं कि देश भर में परीक्षा जो है वो रद्द कर दी जाए। क्योंकि 2024 में भी काफी विवाद हुआ था, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द करने से मना कर दिया था। लेकिन एक जो वाक्य लिखा गया है इसमें एनटीए के द्वारा, एनटीए ने जो ट्वीट एक्स पर पोस्ट किया उसमें ये कहा गया है कि द डिसीजन हैज बीन टेकन बिकॉज द अल्टरनेटिव वुड हैव कॉज्ड ग्रेटर एंड मोर लास्टिंग डैमेज टू द ट्रस्ट। मतलब जो एनटीए पर जो छात्रों का ट्रस्ट है, अगर ये पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जाती और कुछ उसके जगह पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाती, मसलन कि जहां पर ये पेपर लीक की घटनाएं सामने आई है उन्हीं जगहों पर दोबारा परीक्षा आयोजित की जाती, अगर इस तरह की कुछ वैकल्पिक उपाय किए जाते तो वो एनटीए के जो छात्रों का ट्रस्ट है उसको और ज्यादा डैमेज करता। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण बात एनटीए की तरफ से कही गई है कि इसको रोकने के लिए, ताकि छात्रों का एनटीए पर भरोसा बरकरार रहे, सरकार पर भरोसा बरकरार रहे और छात्रों को ये लगे कि सरकार हमारे साथ है, हमारे हितों के साथ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ये छात्रों का भरोसा कायम रहना चाहिए, क्योंकि एनटीए ने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी कि किसी भी तरह की जीरो लीक पॉलिसी के तहत 2024 के बाद से ही एनटीए ने ये पॉलिसी बनाई थी, जीरो लीक पॉलिसी, ताकि किसी भी 1% भी चांस ना रहे किसी भी तरह का पेपर लीक का। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसी घटना हुई है तो ऐसे में एनटीए किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकती और जो छात्रों का भरोसा एनटीए पर जो बना है पिछले कुछ सालों में उसको नहीं तोड़ा जा सकता था। और यही वजह है कि दोबारा से परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है और ये हम मान सकते हैं कि अगले महीने यानी जून के महीने में दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी और बिल्कुल एकदम फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, ताकि कोई भी चांस ना रहे पेपर लीक की जैसी घटनाओं का। तो निश्चित तौर पर एक अगर हम ये कहें कि छात्रों का साल जो है वो बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा, इसके प्रति सरकार और एनटीए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और इसी के तहत ये चूंकि अगर ये मामला लंबा खींचता तो फिर और समय बर्बाद होता और ये इस बात की संभावना बढ़ जाती कि परीक्षा देर से आयोजित हुआ, परिणाम देर से घोषित किया जाए।
तो ऐसे में बिना समय बर्बाद किए हुए ये एक काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, ताकि छात्रों का जो एकेडमिक सेशन है, अगला जो सेशन है, वो बिल्कुल समय पर शुरू हो जाए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही बड़ी परीक्षा होती है, देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, और 22 लाख, करीब 22 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये कदम है। तो निश्चित तौर पर एक जो ये निर्णय है उसकी छात्रों को में काफी प्रसन्नता होगी एनटीए के इस निर्णय से, और उनको ये उम्मीद बढ़ेगी कि अब जो परीक्षा होगी उसमें किसी भी तरह का मतलब लीकेज की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो बड़ी बात जो इसमें से निकल के आ रही है वो यही है कि एनटीए पर जो छात्रों का भरोसा है वो भरोसा ना टूटे, और इसीलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये पूरा फैसला लिया है, ये पूरा परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है, ताकि जो भरोसा है छात्रों का वो भरोसा नहीं टूटना चाहिए, और छात्र जो है परीक्षा एकदम पारदर्शी तरीके से दे, किसी के साथ कोई चीटिंग ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इस जो बातचीत को अभी हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार। भाई अमीर आदमी है, पैसा प्रॉपर्टी बेहिसाब। अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास ही हूँ। तो अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा? पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़, और आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है, और एनटीए ने ये बड़ा फैसला लिया है, और बड़ा फैसला इसलिए लिया है ताकि एनटीए पर जो छात्रों का भरोसा है पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने का, सही समय पर परीक्षा कराने का, वो जो भरोसा है वो भरोसा लगातार बना रहे। निशांत सौरा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निशांत, अभी आप बता रहे थे कि एनटीए पर भरोसा जो है छात्रों का वो नहीं टूटे, और इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। जी देखिए, बिल्कुल एनटीए का भरोसा, क्योंकि एनटीए केवल नीट परीक्षा ही आयोजित नहीं कराती है, उसके अलावा भी और भी परीक्षाएं जिसमें कि काफी बड़ी एक जेईई मेंस की परीक्षा जो होती है, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है, उसमें भी 15-16 लाख छात्र शामिल होते हैं, और आज तक उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि एनटीए बिल्कुल ही एक प्रॉपर तैयारी के साथ परीक्षाएं आयोजित करती है। लेकिन जिस तरह की गड़बड़ियों की शिकायत 2024 में भी कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से इस तरह के प्रयास किए गए थे कि पेपर लीक करवाए जाएं, और ऐसी घटनाएं भी सामने आई थी। बिहार में ऐसी घटना सामने आई थी, गुजरात में भी 2024 में ऐसी घटनाएं सामने आई थी, और इस साल भी जो अभी 3 मई को जो परीक्षा आयोजित हुई उस दौरान भी ऐसी बातें सामने आई कि उत्तराखंड, केरल और राजस्थान में कुछ जो कोचिंग सेंटर के संचालकों द्वारा जो छात्रों को गेस्ट प्रश्न पत्र दिए गए, उसके कई सवाल जो हैं वो ओरिजिनल जो प्रश्न पत्र है उससे हूबहू मैच कर गए। तो ये एक चिंता का विषय। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो 3 मई को परीक्षा आयोजित की गई थी, उसके लिए पूरी तरह फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, क्योंकि चूंकि ये जो परीक्षा आयोजित होती है वो पेन एंड पेपर मोड में आयोजित की जाती है। जो जेईई मेंस की जो परीक्षा होती है वो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती है, तो उसमें प्रश्न पत्रों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने जैसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन जो पेन एंड पेपर मोड में जो परीक्षा आयोजित होती है और उसमें ये होता है कि प्रश्न पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह वाहनों के माध्यम से ले जाया जाता है। तो पेपर के जो परिवहन को उनको ले जाने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए एनटीए ने ये प्रयास किए थे कि जीपीएस लगे वाहनों का ही उपयोग किया जाए, ताकि उनकी कहाँ ये वाहन कहाँ जा रहे हैं उन पर पूरी तरह नजर रखी जा सके। और केंद्रों पर हाईटेक निगरानी के लिए भी एआई कैमरे लगाए गए थे, जिनकी सेंट्रल जो कंट्रोल रूम में रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई थी, ताकि किसी भी तरह की जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उनको तुरंत पकड़ा जा सके, ये भी व्यवस्था की गई थी। तो और
सॉल्वर गैंग को रोकने के लिए ये व्यवस्था की गई थी कि उस समय, चूंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कई एमबीबीएस छात्र जो होते हैं वो डमी कैंडिडेट के तौर पर दूसरे छात्रों के बदले में परीक्षा देते हैं। तो उस समय जितने भी डॉक्टर्स हैं 3 और 4 तारीख को उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, ताकि कोई भी डॉक्टर जो है वो दूसरे किसी कैंडिडेट के बदले में परीक्षा में शामिल न हो पाए, और जो भी कैंडिडेट्स आ रहे थे उनके बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करने की सारी व्यवस्था की गई थी। लेकिन फिर भी इस तरह की घटना सामने आई है। तो चूंकि आजकल आपको मालूम है कि डिजिटल तरीके से प्रश्न पत्र अगर कहीं भी एक जगह लीक हुआ है तो वो डिजिटल तरीके से बड़े पैमाने पर उसको सर्कुलेट किया जा सकता है, विभिन्न व्हाट्सएप चैनलों के थ्रू या फिर टेलीग्राम चैनलों के थ्रू। तो ऐसे में ये संभावना भी, ऐसी आशंका थी कि हो सकता है इसका दायरा और भी बड़ा हो सकता है, जितना कि अभी प्राथमिक जांच में सामने आई है उससे भी ज्यादा इसका दायरा बड़ा हो सकता है। एक चीज ये भी है निशांत की जिस तरह से वैसे तो फूल प्रूफ तरीके से एनटीए लगातार काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से जीपीएस लगी गाड़ियां होती हैं उसी तरह से जिन बक्सों में पेपर रखे जाते हैं वो भी जीपीएस लगे हुए हो, या फिर कुछ और थोड़ा सा तरीका बदले ताकि ये जिस तरह से बार बार पेपर लीक की समस्याएं सामने आती हैं वो ना हो। जी बिल्कुल, अब आने वाले समय में बिल्कुल अब एनटीए इन सब पहलुओं पर विचार करेगा, क्योंकि अभी भी प्रश्न पत्र जो होते हैं उस पर वाटर मार्क लगे होते हैं, उनकी एक यूनिक पहचान होती है ताकि उससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना की जा सके। वाटर मार्क लगे हुए प्रश्न पत्र ही सर्कुलेट किए जाते हैं, छात्रों को दिए जाते हैं, ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ अगर उससे की जाए तो उसका तुरंत एनटीए को लग जाता है। लेकिन अब जो गड़बड़ियां आई है, क्योंकि ये पेपर लीक का मामला, ये एक मानवीय गलती की वजह से, ऐसी संभावना ज्यादा है कि मानवीय गलती की वजह से इस तरह के ये इस बार का पेपर लीक का मामला सामने आया है। तो इसको किस तरह से रोका जा सके, इस पर अब ये हम बिल्कुल इस पर आगे और भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। और जिस तरह से लगातार ये नीट यूजी परीक्षा अभी रद्द हुई है और सीबीआई को सौंपी गई है जांच, तो आगे और उम्मीद जो है वो जगी है कि बेहतर होता हुआ छात्रों के लिए नजर आएगा। फिलहाल नीरज और निशांत, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।